जब प्रोडक्ट ही आपका ऐसा होगा जो बड़े जो टॉप लेवल के नेता हैं उनसे वो रूबरू नहीं हो पा रहे हैं तो जनता से क्या कनेक्ट करें? क्या राजनीतिक रूप से एक बड़े विपक्ष में एक बड़े गठबंधन की सुगबुगाहट हम लोग कहीं सुन रहे हैं और पीके उसके सूत्रधार बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर। साथ में है प्रयागराज के युवा साथी जो राजनीतिक विचारक भी है, समीक्षक भी है और वर्तमान राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझते और परखते हैं। सलभ श्रीवास्तव जी हैं और सलभ जी को देश की और प्रदेश की राजनीति की अच्छी समझ है, परख है। तो सलभ जी आपका स्वागत है। धन्यवाद रणविजय भाई। आपके पहले सभी दर्शकों को मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक नमस्कार। सलभ भाई, देश में अभी कांग्रेस की जो स्थिति है, सबसे पहले उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस में इस समय बहुत एक विघटन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पिछले करीब 2 साल से आंतरिक लड़ाई काफ़ी मुखर रही और अभी हाल में एक पीके प्रकरण भी चल उठा। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पीके को फिर वापस पार्टी से जोड़ना चाहती है और रणनीतिक तौर पर खुद को बढ़ाना चाहती है, जो कि पिछले कई चुनावों से जमीन रसातल पर चली गई है। आपको एक विचारक के तौर पर क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और जो द्वंद्व चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इसमें कांग्रेस कहां जाके स्टैंड कर पाती है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने अपनी जो बनाई हुई ज़मीन थी, जो कि लगातार आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से भी लगातार जो कांग्रेस ने अपनी एक ज़मीन बनाई थी, उसको तो कांग्रेस ने खो दिया। तो इससे एक चीज़ तो एकदम स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी पीके, अगर आपकी वोट परसेंटेज एक जो है संख्या से कम हो जाए तो कोई भी पीके आके उसको कोई जादू नहीं कर सकते। आप पीके की स्ट्रेटजी से 2-4-5% तो अपना वोट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का सवाल है तो कोई भी पीके आपको 4% से 34% या 4% से 40% नहीं पहुंचा सकते। तो कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस इस समय दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो मुद्दे भी नहीं पकड़ पा रहा है और हालांकि कांग्रेस को कि ये स्थिति में पहुंचेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस जब अपनी भूमि लगातार खो रही थी और चुनाव दर चुनाव लगातार हार रही थी, तो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता जो सुझाव दे रहे थे कांग्रेस को, वो सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन न करना पड़े, इसलिए उन सुझावों को दरकिनार कर दिया गया। तो जब जिसका जुड़ाव रहा होगा कांग्रेस से, या जो कांग्रेस के अलावा और अन्य किसी विकल्प को नहीं देखता राजनीतिक रूप से, उसने कांग्रेस के अंदर रह के ही अपना एक खेमा बनाया और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश किया, जिससे दबाव पड़े और लगातार इन हार का सामना कर रही कांग्रेस को कम से कम नए नेतृत्व के लिए उकसाया जा सके कि ठीक है, उसमें इतने बड़े नाम हैं जो खुद नेतृत्व नहीं चाहते, लेकिन वो कांग्रेस का रिवाइवल चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अभी अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया और संगठनात्मक रूप से अगर उसने ऊपर से नीचे तक संगठन में बदलाव नहीं किए, तो कांग्रेस अभी इस समय आज की डेट में कहीं नहीं। चलो भाई, पीके प्रकरण जो उभरा, तो इसमें 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पीके ने राहुल गांधी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उभारने की बहुत कोशिश की, खाट सभा चलाई और प्रदेश भर में तमाम दौरे कराए, जो राजनीतिक तौर पर सफल रहे असफल रहे आप थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन पीके का उस चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो अभियान था वो फुस हो गया। तो वो जब तक फुस हो गया, तो आज की स्थिति में पीके कांग्रेस को कहाँ स्टैंड कर पाएंगे, क्या लगता है? ये देखिए, जो 2017 का
जो गठबंधन बना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो गठबंधन एक विफल गठबंधन था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक था, जिसे जो अल्पसंख्यक समुदाय जिसको कहा जाता है, उसका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक था। वो जो 4% 3% कांग्रेस ने उस चुनाव के बाद आने वाले चुनाव में लूज किया, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पे गया। तो समाजवादी पार्टी जो ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आज़ादी के बाद से जितने सन 52 के चुनाव से लेकर आज तक जुड़े रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी उनकी भी नई युवा पीढ़ी कांग्रेस को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ चली गई, ऐसा मुझे लगता है। तो पीके वो गठबंधन एक विफल गठबंधन था। कांग्रेस ज़्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्म करती जब कांग्रेस खुद अकेले लड़ती और कुछ सीटों पर लड़ती। पूरी 403 सीटों पर लड़ने से इसमें राजनीतिक रूप से इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हूं तो मैं पूरी 403 सीटों पर लड़ूंगी। वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी होती है अगर वो कम सीटों पर लड़ती और मजबूती से लड़ती और अपने वोट शेयर पे जिस जगह पे वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ ध्यान देती। रही बात जो आगे के गठबंधन, आगे के पीके की स्ट्रेटजी की बात हो रही है। पीके बिहार में सक्सेसफुल इसलिए हो गए क्योंकि बिहार में एक ट्रेडिशनल 30% 31% का नीतीश कुमार जी का और आरजेडी का एक वोट बैंक था। तो उसमें एक अग्रेसिव स्ट्रेटेजी चला के 30% को 35-36% तो कर दिया उन्होंने। जहाँ तक तृणमूल की बात थी वहाँ इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए क्योंकि वहाँ पे भी ट्रेडिशनल एक तृणमूल का एक कम्युनिस्ट से जो परसेंटेज टूटा था वो सीधे तृणमूल में आया था। और जब कम्युनिस्ट पार्टी डूब रही थी या ख़त्म हो रही थी तो जो और टूट रहा था वो उसको बीजेपी की तरफ ना जाने देकर तृणमूल में उन्होंने मिलाया। वहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे आप आने वाले समय में अगर आप मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश की या नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो बसपा छोड़ के कोई ऐसी ट्रेडिशनल पार्टी आज की डेट में नहीं है जिसका वोट बैंक टूट रहा हो या उसको छोड़ रहा हो, उसको कांग्रेस में ले आकर ज्वाइन करा सकते हैं। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि बहुत पीके यहाँ पे बहुत प्रभावी आज की डेट में नहीं। अगर कांग्रेस में पीके आ भी जाए और कांग्रेस में जो विद्रोही नेता हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस में नया अध्यक्ष बने, कांग्रेस को नए तरीके से बनाया जाए, गठित किया जाए एक सरवाइव करने के लिए, अगर वो सारे नेता छोड़कर चले जाते हैं या एक नई कांग्रेस बना लेते हैं, ये इंदिरा कांग्रेस में भी विखंडन हो जाए, नई कांग्रेस गठित कर लेते हैं, उस स्थिति में फिर कांग्रेस की क्या दशा दुर्दशा, अच्छे दिन बुरे दिन क्या हो सकता है? मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस मौजूदा कांग्रेस से अलग होकर जो है 26 ग्रुप या 24 ग्रुप कहा जा रहा है कि स्पेशल 26 या स्पेशल 24 नाम दिया जा रहा है, वो ग्रुप आज की डेट में ज़्यादा प्रभावी ग्रुप होगा। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ कि पीके कांग्रेस सब पार्टियों में सफल क्यों रहे और कांग्रेस में आके विफल क्यों हो गए। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केटिंग करने के लिए पहले तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपके पास प्रोडक्ट जिसको नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रोडक्ट, अब अगर आप कल्पना करेंगे कि हाँ ठीक है कि नरेंद्र मोदी की चाय पे चर्चा या नरेंद्र मोदी की एलईडी लगा के 2014 में पीके ने क्रांतिकारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई थी, तो वो प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी थे। वो एक साथ एक बार में कई करोड़ लोगों को संबोधन कर सकते थे, वो प्रभावी नेता थे। उन्होंने अपनी मेरिट पहले गुजरात में साबित करी थी, अपनी संगठनात्मक अपनी नेतृत्व क्षमता को उन्होंने साबित किया था। उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे किया था। अभी अब क्या है कि अभी कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के बड़े खेमे हैं, कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, अभी आज की डेट में तो पद वो खाली है, उनसे ही नहीं मिल पाती है, अपनी बात नहीं कर पाती है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको समय मांग के कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रोडक्ट ही आपका ऐसा होगा, जो बड़े जो टॉप लेवल के नेता हैं उनसे वो रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता से क्या कनेक्ट करें? क्या भरोसे की कमी हो गई है क्या? भरोसे की कमी मेरे ख्याल से, मेरा अपना ये मानना है कि जो जिनके पास कांग्रेस का नेतृत्व आज मौजूदा स्थिति में है, उनके पास राजनीतिक कौशल नहीं है।
पिछले दिनों जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने प्रस्ताव दिया था कि भाई गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रहेगा, हम सब लोग बाहर हो जाते हैं और आप लोग चलाइए। लेकिन बाहर के जो विरोधी नेता हैं, जो विद्रोही नेता हैं, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं, हमें गांधी परिवार समेत कांग्रेस चाहिए, बगैर गांधी परिवार की कांग्रेस नहीं चाहिए। तो इसे ऐसा नहीं लगता कि जैसे कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं और बगैर कांग्रेस के गांधी परिवार नहीं। देखिए, इतिहास से आदमी सीख लेता है। तो शायद उन नेताओं को लग रहा होगा कि एक ज़माने में जब इंदिरा गांधी के ज़माने में एक कांग्रेस अलग हुई थी तो वो दूसरा खेमा जो बड़े बड़े नेताओं का था वो फेल हो गया था, और वो इंदिरा गांधी ने अपना जो व्यक्तित्व था वो ऐसे इस्टेब्लिश किया कि वो जो मौजूदा उस समय की कांग्रेस से उसके से बड़ी कांग्रेस आई हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तोड़कर इंदिरा कांग्रेस बनाई, इंदिरा कांग्रेस बनी थी। अब वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी अपना लोहा, चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने भी अपना लोहा, अपना राजनीतिक कौशल, अपनी नेतृत्व करने की क्षमता बारंबार साबित करी थी, इसलिए उनके ऊपर भरोसा हुआ। अब आप लगातार अगर आप देखें तो मौजूदा जिन्होंने भी त्याग पत्र दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कांग्रेस के, उन्होंने लगातार देखिए उन्होंने कोई चुनाव अपने दम पे न जीता न कांग्रेस को जिताया। वो पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि आप बाकी राज्यों पे फोकस करिए, पंजाब हम जीत लेंगे। और पंजाब में एक भी रैली तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं होती और पंजाब जीत जाते हैं। एक छत्तीसगढ़ की बात है, राहुल गांधी नाम लेने से बचना चाहते हैं क्या? नहीं, नाम लेने से नहीं, बड़े भाई राजनीतिक रूप से बड़े कद के आदमी हैं, हम लोगों की उनके सामने कोई बिसात नहीं है, इसलिए हम तो अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक सम्मानजनक वो है, तो नाम लेना उचित नहीं है मेरे जैसे। ठीक, राहुल गांधी अगर असफल हो गए तो ठीक है कि राहुल गांधी में मान लिया गया कि भाई वो गुण नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो पॉलिटिकल क्षमता नहीं है कि लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ा ऐसा खेमा था जो प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का प्रतिरूप बताते हुए थकता नहीं था और तमाम किस्म की तारीफें होती थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी 2 चुनावों में उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर चुकी हैं। अब प्रियंका और इंदिरा की जो तुलना है और कांग्रेस की बढ़त की संभावना उम्मीद है, वो फिर कहाँ लगती, क्या जाके कहाँ टिकेगी, कहाँ जाएगी? देखिए, मैं पहले ही मैंने बात आपसे शुरू करी, जैसे अभी उन्होंने अपना एक मेरिट साबित करने के लिए प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को चुना था। तो जिस जगह पे आपका वोट परसेंटेज इतना कम हो चुका होगा वहाँ कोई जादू नहीं हो सकता। ये मुद्दों की लड़ाई होती है राजनीति, लगातार मुद्दों में बने रहने के लिए आपको रहना पड़ता है, मुद्दे उठाने पड़ते हैं और मुद्दों को सही तरीके से जनता के बीच में ले जाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के 6 महीना पहले आप पॉलिटिकल टूर पे निकले, उस समय के तत्कालीन मुद्दे आपने पकड़े और आप चुनाव जीत लेंगे। राजनीतिक कौशल की जहाँ तक बात है, वहाँ तक प्रियंका जी का राजनीतिक कौशल और भाषण करने की क्षमता या जनता को प्रभावित करने की क्षमता राहुल गांधी से तो बेहतर है। लेकिन अभी उनको, मेरा अपना विचार है कि उनको अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मध्य भारत में या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे कांग्रेस को अगर कहीं कुछ करना है, अगर कहीं अपने आप को वापस स्थापित करना है, तो लगातार वहाँ बने रहना पड़ेगा। वहाँ के जब तक आप वहाँ के प्रदेश के नेतृत्व को मजबूत नहीं करेंगे, सक्षम नहीं बनाएंगे, और जब तक अच्छे लोगों को चुन के आप वापस पार्टी में नहीं लेके आएंगे, तब तक राष्ट्रीय ये जो कांग्रेस पार्टी है उसका रिवाइवल अभी तत्काल आने वाले समय में संभव नहीं। लेकिन सलम भाई, ठीक है, कांग्रेस कमज़ोर हो गई, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होना चाहिए था, अपने निकृष्ट दौर में चल रही है कांग्रेस। लेकिन अगर कांग्रेस सामने ना हो तो राष्ट्रीय स्तर पर उसके स्थान पर कौन खड़ा दिखता है? कोई दिखता भी तो नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के अगेंस्ट
पूरे देश में कहीं किसी का नेतृत्व कर सके, पब्लिक का नेतृत्व कर सके, विपक्ष का नेतृत्व कर सके, कौन दिखता है? कोई दिखता भी तो नहीं है। क्या लगता है, मतलब कांग्रेस सबको जोड़ लेगी या कांग्रेस किसी के साथ मिल जाएगी? क्या कर लेगी? 24 भी बहुत दूर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी कार्य कर रही है, इसलिए कांग्रेस कहीं पे भी उसके आसपास नहीं भटक रही है। लेकिन एक बात और है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, और राष्ट्रवादी विपक्ष अगर कोई बनने की क्षमता है किसी की, तो वो कांग्रेस की ही क्षमता है। होता क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनसे देश को बहुत क्षति पहुंचती है। कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने प्रदेश के लिए कोई योजना या कोई घोषणा कर देती हैं या कोई मुद्दा उठा देती हैं, जो उस प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी जाति को आरक्षण का मुद्दा हो या किसी लोभ लुभावन प्रचार का मुद्दा हो, तो वो खाली उस प्रदेश के लिए होता है। और भारतीय जनता पार्टी जब सामने सत्ता में होती है, तो उसको कंटेस्ट, उसको उस मुद्दे को तोड़ने के लिए, उस मुद्दे को से जनता भ्रमित ना हो जाए, इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए स्ट्रेटजी बना के कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष, अच्छे मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी होती है, तो ये स्वाभाविक बात है कि वो एक स्टेट के लिए कोई योजना बना के नहीं लेके आएगी, या वो एक स्टेट की बात नहीं करेगी। उसको जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक के लिए योजना वो देनी पड़ेगी। तो मजबूत विपक्ष की जरूरत हेल्दी डेमोक्रेसी को बहुत रहती है। और रही बात, अगर आप इस तरह से देखिए कि अगर आज की डेट में नेतृत्व परिवर्तन की जहाँ तक बात हो रही है कांग्रेस में, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, उसका 100 साल के ऊपर का इतिहास है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी न पहले कभी रही न अभी है। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि कांग्रेस के जो अच्छे नेता थे, उनको कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया, उनकी कार्य कौशलता पे तुरंत सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि अब अगर एक आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान जीतते हैं, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो युवा नेता के तौर पे देशव्यापी एक अपनी पहचान स्थापित कर लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश में जितवाते हैं, और उनको जानबूझ के नीचे कर दिया जाता है क्योंकि वो एक युवा नेता के तौर पे एक अपनी पहचान स्थापित कर लें। क्या मतलब राहुल गांधी डरते हैं सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं से कि ये नेता बढ़ जाएंगे तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, ये उभर के सामने आ जाएंगे? मेरा अपना ये मानना है कि ऐसा ही कुछ लगता है। जो बाहर से राजनीति को देखते हैं या जो राजनीतिक समझ रखते हैं, वो तो ऐसा ही कुछ करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तभी हिंदी बेल्ट के जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर हैं, उसका कोई भी नेता, आप न लोकसभा में न राज्यसभा में आप अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषी, हिंदी बेल्ट में इनका राहुल गांधी का वर्चस्व कहीं दूसरा कोई डाउन न कर दे, इसलिए आप बाहर से लेके आ रहे हैं, नॉन हिंदी बेल्ट के ही आदमी को बना रहे हैं, जिसके बातें ज़्यादातर इंग्लिश या दूसरे माध्यम में ज़्यादा वो कन्वीनियंट होते हैं बात करने में। अच्छा सलभ भाई, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें राहुल गांधी अमेठी से भाग खड़े हुए। 2024 करीब है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई बहुत ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाई कि वो किसी एक लोकसभा क्षेत्र को भी जीत सके। रायबरेली में सोनिया गांधी लंबे समय से सांसद हैं, और लेकिन वहाँ कांग्रेस के विधायक होते थे, उनके दम पर वो जीत लिया करती थी। कांग्रेस की अपनी कोई वहाँ फॉलोइंग नहीं है। वो जो स्थानीय विधायक थे, उनका अपना फॉलोइंग था, उनका अपना पकड़ थी, उसके नाते वो जीत जाती थी। अब तो सब कांग्रेस के वहाँ विधायक भी टूट फूट हो गए हैं। तो कुछ यूपी में कांग्रेस अब 24 में फिर क्या सोनिया गांधी भाग खड़ी होंगी या राहुल गांधी की तरह, या क्या होगा? जीतेंगी, लड़ेंगी, क्या क्या लगता है?
मैं जहाँ तक मैं राजनीति को देख सकता हूँ या राजनीति की समझ रख सकता हूँ, इस समय खाली कांग्रेस की बात नहीं है, इस समय पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए कार्यों को काट ढूंढने में और जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों के दम पे जो पकड़ बनाई है उसको तोड़ने के लिए हर तरह की स्ट्रेटजी बना रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में आपने दो द्वंद्व विरोधी जो एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते थे उनको भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ते आपने देख लिया। तो ये राजनीतिक रूप से एक बड़े विपक्ष में एक बड़े गठबंधन की सुगबुगाहट हम लोग कहीं सुन रहे हैं और पीके उसके सूत्रधार बन सकते हैं कि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में तुम लड़ लो, तृणमूल आप वेस्ट बंगाल और एक राज्य में और आप लड़ लीजिए और कांग्रेस इतने राज्यों में लड़ ले। तो ये एक ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ही आएगी, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा गठबंधन बनता है और क्योंकि इनके बीच में आपस में भी टूट फूट बड़ा कैसे हो सकता है? कोई दूसरे के नेतृत्व 17 में कांग्रेस और सपा लड़ चुकी, चुनाव के बाद दोनों अलग हो गए। 19 में सपा बसपा लड़ चुकी, चुनाव के बाद दोनों अलग हो गए। दूसरे कई प्रदेश हैं जहां जो स्थानीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को प्रतिद्वंदी मानती हैं, कांग्रेस भी उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानती है, तो वो कैसे कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगी? जब राजनीतिक अस्तित्व पे सवाल उठ जाता है तो कई बार पौराणिक दुश्मनों को भी भुलाना पड़ता है, सपा बसपा जैसे तो आज की मौजूदा स्थिति में इनके पास भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के ने जो जनता के बीच में पकड़ बनाई है उसको भ्रमित करने के लिए कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए किसी स्तर तक ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां या कांग्रेस के साथ मिलजुल सकती हैं। अब नेतृत्व के ऊपर है कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करता है। तो पीके उसी के सूत्रधार के रूप में आए हैं। मेरा अपना ये मानना है कि वो सभी स्टालिन के लिए प्रचार कर चुके हैं, वो अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर चुके हैं, वो प्रचार के जिम्मा तृणमूल के लिए संभाल चुके हैं, वो नीतीश कुमार जी के लिए संभाल चुके हैं। नीतीश हमारे सहयोगी हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन वो आरजेडी के लिए भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में एक पीके इसी चीज़ पे मुझको लगता है कि काम कर रहे होंगे कि जिसका जहाँ जितना पकड़ है, जितना प्रतिनिधित्व है। जैसे अभी मौजूदा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बताया कि उन्होंने पिछली बार से 3% ज़्यादा वोट पाया, तो कांग्रेस के भी उनको 4% अगर वोट मिल गए तो भी आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं। तो उनको और पार्टियों को भी लेना पड़ेगा, जो 1-2% पा रही थी पार्टियां, उनको भी लेना पड़ेगा। 0.04% पाई है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उसको भी लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के सुगबुगाहट है इनको लड़ने के लिए मिल रहा है, जो इनके अस्तित्व पे सवाल है। वो ऐसा मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि इसी तौर पे वो कुछ आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। कुछ थोड़ा सा 2 मिनट उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लौट आए, यहीं के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी थोड़ा हम लोगों को करना चाहिए। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें भाजपा ने पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बना ली, समाजवादी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा और कड़ा मुकाबला दिया। तमाम बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां 2000, 4000, 5000 और 1 से 10,000 के बीच में बहुत बड़ी सीटें, अधिकतर सीटों पर 10,000 के अंदर की हार जीत है। बहुत कम सीटें हैं जिनमें बड़ी लीड से हार जीत हुई। बसपा कुछ जगहों पर लड़ पाई, ज़्यादातर जगहों पर वो सिमट गई, वो 20 से 30,000 के बीच में सिमट गई। अब 24 की तैयारी भी भाजपा, मुझे जैसा लगता है जो 100 दिन के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भाजपा 24 की तैयारी कर रही है। तो बाकी पार्टियों के लिए अब क्या बचता है, क्या संभावना है, थोड़ा संक्षिप्त में जरा प्रकाश डालिए। रणविजय जी, हमारा ये एक मानना था कि जितना हम राजनीति को देखते हैं, समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं। वो खुद परोस के तुष्टीकरण
करके भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा खुद दे देते हैं। जिस तरह से वो लोगों के, गलत लोगों के साथ, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ छाती खोल के खड़े हो जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उस तरह से वो खुद मुद्दा परोस के भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, उसके किए हुए कामों पे इनको कमी ढूंढनी चाहिए, तो ये तो खुद अब परोस के दे रहे हैं कि हाँ ठीक है कि हमने ये मुद्दा दे दिया, अब आप उसको कैश करिए। समाजवादी पार्टी जो मैक्सिमम लड़नी थी वो इस चुनाव में अपने दम पे लड़ ली। अब समाजवादी पार्टी को अगर किसी और का साथ नहीं मिला तो वो आने वाले चुनाव में बहुत खराब स्थिति में। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो 22 चुनाव हुआ है इससे भी खराब स्थिति में फिर पहुंच जाएंगे? ये समाजवादी पार्टी के नंबर ऑफ वोट जितना वो पाई, वो आज तक का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा वोट पाई है। तो ये तो वोट के सत्ता में नहीं आ पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं ज़्यादा वोट पा गई। क्या आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का फुल प्रदर्शन था? समाजवादी पार्टी का इस वोट बैंक के साथ ये मैक्सिमम प्रदर्शन था। अब इसके ऊपर समाजवादी पार्टी बिना किसी नई पार्टी के वोट बैंक को लिए हुए या किसी टूट रही पार्टी के वोट बैंक को समाहित किए बगैर अब वो सत्ता में नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, हम लोग थोड़ा सा बीच में उस बात रह गई अधूरी हमारी, तो जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, आने वाला समय 2024 का है। 2024 की तैयारी में जहाँ अन्य पार्टियाँ अभी 2022 की हार अभी उस पर मंथन करने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिनों के कार्य बांध के कार्य उस पर शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी की जीत को 10 दिन 15 दिन में जीत के जश्न हो गया और आगे के कार्य पे लग गए। जनता के प्रति जो समर्पित भाव से कार्य करने के लिए उनका संकल्प है, उस पे काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी यहाँ हार के मंथन ही चल रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी अभी इसी गुमान में है कि हम तो बहुत वोट पा गए, हम तो बहुत वोट पा गए। उस वोट को वो रिटेन नहीं कर पाएगी 2024 के चुनाव में। अगर वो इसी मौजूदा राजनीतिक स्थिति में अगर चुनाव होता है तो जो आप मेरी बात को इसको कहीं लिख लीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड इस समय समाजवादी पार्टी को पड़े हैं उससे कम से कम 10% कम वोट वो पाएगी। क्या मतलब जो वोट 22 में मिला 24 में वो भी नहीं मिलेगा? वो उतना भी नहीं मिलेगा। जो टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी को उतना नहीं पहुंचेगा। क्या ये शिवपाल के टूटने कई से असर पड़ेगा या क्या, मतलब जो उनके साथ जुड़े थे लोग वो अब भरोसा फिर और नहीं जता पाएंगे क्योंकि ये सरकार इनकी नहीं बन पाएगी? ये एक राजनीतिक ताकत के तौर पर भाजपा को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। कई ऐसी बिरादरियां थीं जिनको ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, इसलिए वो कहीं इधर उधर से टूट करके भटक के चली गई थी। उनको ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को अभी मौजूदा स्थिति में उसके मुद्दों पे, उसके कार्यों पे हरा पाना संभव नहीं है, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। हम लोग आगे भी इस चर्चा को नए मुद्दों पर जारी रखेंगे और आपको वीडियो पसंद आए, सलम भाई के तर्क पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेशनल व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद रणविजय भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया मुझे अपने विचार रखने का और आगे भी हम लोग इस तरह के चर्चाएं करते रहें। स्वागत है।